नमस्कार। बज़्म अदब के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर बार भाषा साहित्य से जुड़े हुए बातों को, एक्सपर्ट्स को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हिंदुस्तान में, बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व में भारतीय भाषाओं के पुरोधा एवं भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष श्री वेद प्रताप वैदिक जी आज हमारे बीच हैं। तो आइए, भारतीय भाषाओं का लेकर जो माहौल है, विश्व में जो हालात हैं और किस तरीके से हम भारतीय भाषाओं के प्रचलन को बढ़ा सकते हैं, इस मुद्दे पे वैदिक साहब से बात करते हैं। वैदिक साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि भारतीय भाषाओं की, विशेष रूप से हिंदी की, आप क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, हिंदी की स्थिति यूँ तो राष्ट्रभाषा की है, राजभाषा की है, लोगों के दिल में राष्ट्रभाषा और सरकार के दिल में राजभाषा। लेकिन ये दिल में होता तो बहुत अच्छा होता है जी। ये हाल दिल में नहीं है जी जी। ये हाल दिमाग में भी नहीं है जी। सिर्फ मुंह में है। मुंह में हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन और सरकार कहती है हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन हिंदी को बना रखा है सबने। जनता का ज़्यादा दोष है, सरकार का उतना दोष नहीं है, लेकिन सब ने बना रखा है नौकरानी और अंग्रेजी को बना रखा है महारानी। स्थिति ये है देश में और ये स्थिति बदलना चाहिए। तो सर, अब मेरा आपके जवाब से ही प्रश्न निकलता है कि हम स्थिति कैसे बदल सकते हैं, इसके प्रचलन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये स्थिति बदलने के लिए लोग नौकरशाहों को, नेताओं को दोष देते हैं। बेचारे नेता क्या करें, वो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको फुर्सत नहीं है कि वो हर मसले की गहराई में उतरें जी जी और उसके समाधान करने की कोशिश करें। अगर जनता ही, लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान होती है, जनता अगर अपना सारा काम अपनी भाषाओं में शुरू कर दे तो नेता क्या करेंगे? बिल्कुल सही। नौकरशाह क्या करेंगे? कितना अड़ंगा लगाएंगे? लेकिन हम लोग ही अपना काम नहीं करते हैं। हम लोगों के दिमाग पर अंग्रेजी की गुलामी छाई हुई है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, जैसे कि और सारे बच्चे हिंदुस्तान के पढ़ते हैं। मैंने भी खूब अंग्रेजी पढ़ी है जी। अंग्रेजी में मेरी किताबें हैं, अंग्रेजी में मेरे शोध पत्र हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं। जी जी। और अंग्रेजी नहीं, मैंने रूसी, फारसी, जर्मन, कई विदेशी भाषाएं भी पढ़ी और कई भारतीय भाषाएं भी पढ़ी। उनमें काम भी करता हूँ मैं। मुझे किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है। लोग अंग्रेजी स्वेच्छा से पढ़ना चाहें तो जम के पढ़ें और अंग्रेजों से बेहतर अंग्रेजी लिखें, व्याकरण सम्मत अंग्रेजी लिखें, ये मैं चाहता हूँ। टूटी फूटी खराब अंग्रेजी न लिखें, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजी की जगह रहे और हमारी भाषाएं अपनी जगह रहे। माँ का स्थान चाची नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। माँ का स्थान पड़ोसी नहीं ले सकती, पड़ोसिन नहीं ले सकती। पड़ोसिन पड़ोसिन की तरह रहे और माँ माँ की तरह रहे। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है कि आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहें तो वो अंग्रेजी में करते हैं। कोई महत्वपूर्ण नौकरी प्राप्त करना चाहें तो वो अंग्रेजी के जरिए, आप कोई अनुसंधान करना चाहते हो तो वो अंग्रेजी के जरिए। यानी हर महत्वपूर्ण काम अंग्रेजी के जरिए और हर सादा काम, साधारण काम, या जिसको कहो कि जितने गए बीते काम है जिनको कोई नहीं पूछता है जी, वो सब आप हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश का। अच्छा सर, आपने अभी शोध पत्र की बात कही तो मुझे एक संदर्भ अभी याद आया। सर, 1955 में आपने एक शोध पत्र अपना हिंदी में आपने सबमिट किया था, जारी किया था। तो उस समय काफी हंगामा हुआ था और संसद में भी ये मुद्दा पहुंचा था। तो जरा सा उसके बारे में हमें बताइए। ये हंगामा हुआ था 1965 में, जब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी जी। उसके 1.5-2 साल पहले ये इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज था जी। मैं इंदौर से बीए और एमए करके प्रथम श्रेणी में यहाँ भर्ती हुआ पीएचडी करने के लिए, रिसर्च स्कॉलर की तरह जी। अपना काम में भी जैसे और लड़के करते थे अंग्रेजी में करता था और भी विदेशी भाषाएं सीख रहा था यहाँ रहकर। लेकिन एक मैंने सभा की, मुझे छात्रावास का अध्यक्ष बना दिया गया, तो मुरारजी देसाई को मैं उस सभा में उद्घाटन के लिए लाया जी। तो मुरारजी भाई ने कहा कि अब तुम दिल्ली आ गए हो भाई, सारा काम अंग्रेजी में करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी का पूर्ण समर्थक हूँ, भाई जी आप हिंदी में ही बोलिए। उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो हमारे जो निदेशक थे, डायरेक्टर साहब, उन्होंने बड़ा विरोध किया
लेकिन क्योंकि मैं अध्यक्ष था सभा का, उस विरोध को मैंने निरस्त कर दिया। मैंने कहा सभा मुरारजी भाई जिस भाषा में भाषण दे रहे हैं उसी में चलेगी। दूसरे दिन से मुझे जो वजीफा मिलता था मुझे फेलोशिप, वो बंद कर दी गई। अच्छा। सबसे बढ़िया फेलोशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, वो मुझे मिलती थी, वो बंद कर दी गई। उसको लेके संसद में अब से करीब 51 साल पहले 1965 में 66 में इतना हंगामा हुआ कि संसद बंद हो गई। और उसमें आप देखें कि देश के सभी दलों ने मेरा समर्थन किया। भागवत झा आजाद जी जो बाद में कांग्रेस की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो मेरे स्थानीय अभिभावक थे, उन्होंने मामले को उठाया। पंडित प्रकाशवीर शास्त्री ने उठाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया, दीनदयाल उपाध्याय ने उठाया, राजनारायण जी ने उठाया, मधुलिमय ने उठाया, किशन पटनायक ने उठाया। और आप देखिए कि आसाम के जो नेता थे हेम बरुआ जी, उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने उस मामले को उठाया। और हिरेन मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के बंगाल के नेता उन्होंने उठाया, भूपेश गुप्ता, इन सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया। और साहित्यकारों ने, हरिवंश राय जी बच्चन ने, रामधारी सिंह जी दिनकर ने, धर्मवीर भारती जी ने, किस किस ने मेरा समर्थन किया। पूरे देश में एक लहर उठी उस समय। उन दिनों टीवी चैनल था नहीं, लेकिन पूरे देश में इतना प्रचार हुआ कि मैं जहाँ देश के, चाहे केरल चला जाऊँ, चाहे कन्याकुमारी, कहीं जाऊँ, लोग मुझे जानने लगे पूरे देश में। एक प्रतीक सा मैं बन गया। अंततोगत्वा श्रीमती इंदिरा गांधी ने जम के कार्रवाई की, उस स्कूल की सारी सहायता बंद कर दी। तो फिर उस स्कूल की चेयरमैन थे, इंदिरा गांधी के रिश्ते में चचा लगते थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और उसमें विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्ण मेनन, ऐसे कई बड़े बड़े लोग गवर्निंग बॉडी में थे। उन सबको इंदिरा जी ने झुका दिया। और इंदिरा जी ने फिर उनसे कहा कि अगर आप ये वैदिक को वापस नहीं लेंगे तो हम सारी मदद बंद कर देंगे। फिर उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया, मुझे वापस लिया। मेरी साल भर की जो फेलोशिप थी, वजीफा, वो मुझे वापस दिया। फिर अफ़गानिस्तान की विदेश नीति मैंने अनुसंधान किया और मुझे फिर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ से अफ़गानिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भेजा गया। वहाँ मैंने पढ़ा उन सब विश्वविद्यालयों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मस्को यूनिवर्सिटी में, काबुल के पहुंतूने काबुल में और लंदन के सोयास में। इन सब में अनुसंधान करके, सामग्री इकट्ठी करके कई भाषाओं में मैंने अपना थीसिस, जिसको शोध ग्रंथ कहते हैं, वो प्रस्तुत किया। मुझे पीएचडी मिला और मुझे ऐसा बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पहला पीएचडी मैं हूँ। सबसे पहला पीएचडी मुझे मिली। जी सर, हिंदी का जब आप प्रचार प्रसार और आंदोलन चला रहे थे, तब आचार्य विनोबा भावे उस टाइम हिंदी के प्रचार का बड़ा नाम हुआ करते थे। जी। लेकिन उन्होंने भी, मैंने जैसा मुझे ज्ञात है, आपको बुलाया। मैं चाहता हूं कि वो हमारे दर्शकों के लिए वो आप जरा सा संदर्भ हमारे को एक बार वाजे करें। जी, ये करीब 45-48 साल पुरानी बात है। सारे हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों में मुझे बुलाया जाता था और मुझसे कहा जाता था कि भारतीय भाषाओं के पक्ष में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मैं विचार प्रस्तुत करता था। मुझे पता ही नहीं था टेप रिकॉर्डर कैसे चलता है, लेकिन कई नौजवान लड़कों ने, उस समय नया नया टेप रिकॉर्डर हिंदुस्तान में प्रचलित हुआ था तो पहले से, लेकिन प्रचार में उस वक्त आया तो लड़के वो टेप कर लेते थे भाषण मेरा। उन्होंने टेप करके वो पुस्तक अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे, 3 आने की किताब छापी। एक हफ्ते में 1000 प्रतियां बिक गई। इंदौर से छपी थी तब। तो वो बहुत प्रचलित हुई, 13-14 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो विनोबा जी से जब मैं मिलने गया तो मैंने विनोबा जी को अपनी पुस्तक भेंट की। तो विनोबा जी कहने लगे कि बच्चे, ये पुस्तक तो मुझे मिल चुकी है और मैंने पूरी पढ़ ली है, और इस विषय का, भाषा के मसले का सबसे बड़ा पंडित मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे तर्क कुछ ऐसे हैं कि जिनको पढ़कर मुझे भी रोशनी मिली और मुझे आनंद हुआ, और जो इसको पढ़ेंगे उनका दिमाग पलटा खा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई प्रशस्ति पत्र नहीं, मुझे मिल नहीं सकता। नहीं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जबानों के ऊपर है सर, कि जबान अजीम है गाँव की गोरियों की तरह, जबान पाक है माओ की लोरियों की तरह। क्या बात। तो जबानें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन हम किसी जबान के गुलाम हो जाएं। आपने ये शेर कहा तो एक शेर मुझे भी याद आया। बिल्कुल इरशाद। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है
कि तुझे सब शायरों में अकबर क्यों न मुंतखब समझे, बयां ऐसा कि दिल माने, जुबां ऐसी कि सब समझे। अंग्रेजी को इस मुल्क में आज भी 4-5% से ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, और 4-5% भी ठीक से नहीं समझते हैं। बिल्कुल, वो अपना काम चलाऊ ज्ञान रखते हैं, और अंग्रेजी के साथ बड़ी नौकरियां जुड़ी हुई हैं, अंग्रेजी के साथ पैसा जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी के साथ ताकत जुड़ी हुई है, इसलिए लोग उसके पीछे भागते हैं। वरना अंग्रेजी भाषा, उसका व्याकरण, उसकी लिपि, ये सब इतनी अवैज्ञानिक है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक न्यास कायम किया था, ट्रस्ट बनाया था कि अंग्रेजी भाषा के सुधार के लिए ये ट्रस्ट मैं बना रहा हूँ। जी जी। हिंदी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जितने शब्द हैं उससे 10 गुना ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा 100 गुना ज़्यादा शब्द रह सकते हैं, हम चाहे तो बना सकते हैं। और आप देखें कि हिंदी और उर्दू दोनों संस्कृत की बेटियां हैं। बिल्कुल, उर्दू भी संस्कृत की बेटी है। उर्दू में हजारों शब्द हैं। आप मीर तकी मीर को पढ़ें, गालिब को पढ़ें, सौदा को पढ़ें, ज़ौक़ को पढ़ें, उसमें संस्कृत के, हिंदी के और अपनी स्थानीय भाषाओं के असंख्य शब्द हैं। जी जी। तो अपने यहाँ एक धातु से 2000, 4000, 5000 शब्द बनते हैं संस्कृत में, और वो सारे हिंदी और उर्दू में, और अपने यहाँ बंगला में, असमिया में, सारी मराठी में, सारी भाषाओं में, कन्नड़ में, वो जस के तस आ जाते हैं। जी। इसलिए हमारे यहाँ शब्दों की कोई कमी नहीं है, प्रयोग की कमी है। हमारी भाषाएं आत्मसात कर लेती हैं शब्दों को। जी। मैं देखिए, आप विदेश नीति के भी एक्सपर्ट हैं और आप सब तरफ दुनिया के अंदर जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि विदेशों में भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या भाषाएं, ख़ास तौर से हिंदी, क्या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है? क्या उसकी दुनिया की करीब 40 विश्वविद्यालयों में अभी हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। और दुनिया में जो हमारे 2-2.5 करोड़ प्रवासी भारतीय रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, जी जी, केरल से लेकर कश्मीर तक, वो जो आपस में मिलते हैं ना, अंतरंग भेंट होती है, सब हिंदी में बात करते हैं। सब हिंदी में बात करते हैं। भारत में रहने वाले भारतीयों से ज़्यादा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और आप देखें कि हिंदी का वर्चस्व एक हद तक दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो ओबामा हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। ये हम अपनी हिंदी को महत्व नहीं देते, इसलिए दूसरे लोग उपेक्षा करते हैं। हम अपनी भाषा को महत्व दें तो लोग हमारी भाषा में अनुवाद करवाएंगे अपने भाषण का। हिंदी मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। चीनी भाषा से भी ज़्यादा बोलने वाले, अंग्रेजी कहीं लगती नहीं जी। अंग्रेजी कितने देशों की भाषा है? कुल 4.5 देशों की भाषा है। आप मुझसे पूछेंगे कि 4.5 क्यों बोल रहा हूँ? जी जी। तो ब्रिटेन जी, अमेरिका जी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जी, और आधा कनाडा। कनाडा में कई स्थान ऐसे हैं कि जहाँ आप अंग्रेजी बोलें तो आपको पीने को होटल वाले चाय भी नहीं देंगे। अच्छा। कहेंगे फ्रेंच में बोलो। मैं कनाडा में रहा हूँ, वहाँ इतनी नाराज़गी हुआ करती थी एक ज़माने में अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़। तो अंग्रेज़ी सिर्फ 4.5 देशों की भाषा है, उसको विश्व भाषा कहते हैं लोग। चीनी भाषा जो है, चीन में कई बार गया हूँ, जाता रहता हूँ। चीन में आप देखें कि आप शंघाई से और पेइचिंग से बाहर निकले, जी, आसपास के किसी प्रांत में चले जाएं, जी, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो जो पेइचिंग और शंघाई की मैंडरिन भाषा है उसको समझते ही नहीं है। मुझे अनुवादक लेके जाना पड़ता था। किसी चीन के दूर दराज के प्रांत में जाऊं तो मुझे 2 अनुवादक रखना पड़ते थे। एक मेरी हिंदी से चीनी करे, चीनी से हिंदी करे, जी, और एक चीनी से स्थानीय भाषा में करे और स्थानीय भाषा से चीनी में करे। ओहो। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आज भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। जो हमारे, जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें हिंदी उर्दू भी शामिल है, वो एक ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, लिपि का फ़र्क है। और सारे लोग भारत के बाहर जितने हैं वो सब हिंदी बोलते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, सब पड़ोसी देशों में गया हूँ, रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ टिकने का मुझे मौका मिला है। जी जी। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर अपनी ही भाषा है, वहाँ सब दूर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितनी हिंदी चलती है उतनी भारत में नहीं चलती है। बिल्कुल। पाकिस्तान के किसी गांव में चले जाइए आप,
आप बोलिए, जो अपन आपस में बोलते हैं वो सारी बात समझते हैं। सारे और जितने भी देश हैं, एक मालदीव और श्रीलंका, इन 2 राष्ट्रों को छोड़कर हिंदी आपको सर्वत्र मिलेगी पूरे दक्षिण एशिया में, पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है आप मानते हैं। और अब क्या है कि अफगानिस्तान में भी लोग हिंदी समझने लगे। जब मैं पढ़ता था 50 साल पहले करीब अफगानिस्तान में, तो उस समय अफगान लोग कोई हिंदी नहीं जानते थे। एक आध कोई 2-4 लफ्ज बोलता था तो बोलता था। लेकिन अब 20 साल वो लोग पाकिस्तान में रहे, हमला हुआ और सारी रूसी हमला हुआ, भाग के लोग आए, शरणार्थी लोग लाखों, और वो सब हिंदी सीख गए। बिल्कुल। जब भी आप काबुल जाए बराबर हिंदी में बात करते हैं, वो लोग जब यहाँ आते हैं हिंदी में बात करते हैं। हिंदी इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन उसका महत्व हमने ही घटा रखा है, तो दुनिया क्यों महत्व देगी? सही कह रहे हैं आप। फ्रेंच लोगों को या चाइनीज़ लोगों को अपनी भाषाओं से जितना प्रेम है, उतना प्रेम थोड़ा सा कमी यहाँ हमारे में। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि राजस्थान से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान से आपका क्या संबंध है, किस तरीके का संबंध है? सर, आपने बहुत ही मार्मिक प्रश्न मुझसे कर लिया। हमारा परिवार मूलतः राजस्थानी परिवार है। यहाँ जयपुर से 70-75 किलोमीटर दूर है श्याम जी की खाटू। वो हमारे परिवार का मूल गांव रहा है। करीब 101 साल पहले या 125 साल हुए होंगे, हमारा परिवार खाटू से ऊँटों पर बैठकर इंदौर चला गया, और अब वो इंदौर में बहुत व्याप्त है। मेरे परिवार के हजारों लोग हैं जी, रिश्तेदार वगैरह सब मिला के, और यहाँ से गए हुए लोग अब उनके कुनबे बहुत बड़े बड़े हो गए, तो 1000-2000 लोग हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम करें इंदौर में होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और सब आपस में मारवाड़ी में बात करते हैं। बहुत बढ़िया। बचपन में हमने घर में हिंदी बहुत कम बोली, मारवाड़ी में ही बात करते थे। मेरी माँ, मेरी दादी, हमारे ताऊ जी, जितने लोग थे हम लोग मारवाड़ी में बात करते थे। जी जी। और मैं कई बार खाटू गया हूँ। खाटू में आज भी मेरे पिताजी ने, हमारी बहुत संपत्ति खाटू में थी, कोई अपने लिए रखी नहीं और कोई बेची नहीं, सब खाटू की पंचायत को दान कर दी। जी जी। हमारी वहाँ एक हवेली थी, मुझे उसको देख के मैं दंग रह गया। उसमें 4-4, 5-5 फुट चौड़े पत्थर लगे हुए थे उस हवेली में। उसमें कोई पंखा वगैरह नहीं था, लेकिन गर्मी नहीं लगती थी जी। तो वो हवेली भी दान कर दी। एक धर्मशाला है, एक कन्या पाठशाला है, कुछ मंदिर वाली सड़क पर हमारी दुकानें थीं, वो भी दान कर दी। वहाँ वाचनालय चलता है, शायद वीर सावरकर के नाम से, वीर सावरकर वाचनालय ऐसा चलता है जी। अब मुझे वहाँ गए हुए भी शायद 25 साल हो गए, और मुझे यूँ भी राजस्थान बड़ा अच्छा लगता है जी, क्योंकि राजस्थानी खाना, राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी प्रेम, राजस्थान के लोगों में बहुत गहरी आत्मीयता होती है, जिससे जुड़ते हैं, बड़ी मजबूती से जुड़ते हैं। वो मेरे स्वभाव में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज मैं जयपुर आके बहुत प्रसन्न हूँ। एक आम आदमी के रूप में यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि मैं हिंदी के या भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अपने स्तर पे क्या कर सकता हूँ, तो वो एक ज़रा सा मुझे देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार को तो कुछ दृढ़तापूर्वक और कुछ पूरी ईमानदारी के साथ, कुछ नहीं पूरी ईमानदारी के साथ हिंदी का और समस्त भारतीय भाषाओं का प्रचलन सारे कामकाज में, सरकारी कामकाज में, न्यायालयों के कामकाज में, शिक्षण संस्थाओं के कामकाज में, अनुसंधान में, ये जो चिकित्सालय चलते हैं, ये अस्पतालों में, सब दूर लोक भाषाएं चलनी चाहिए। मैं अकेली हिंदी का पक्षधर नहीं हूँ, सारी भाषाओं का समान सम्मान होना चाहिए। हिंदी और भारतीय भाषाओं में झगड़ा खड़ा करना बिल्कुल मसनूई है, बिल्कुल नकली बात है, वो करना नहीं है, करना ही। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन कौन होती है? जो छोटी बहन को आगे बढ़ाती है, बिल्कुल आगे बढ़ाती है, तो साथ देती है, हाँ, उदारता रखती है। तो हिंदी को अन्य भाषाओं के प्रति बड़ी उदारता रखनी चाहिए, और ये उदारता लोकतंत्र में इसका रूप क्या हो? हम सरकार को हमेशा दोष देते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सारा दोष हमारा है जी। अगर हिंदुस्तान की जनता ये तय कर ले कि वो सारी चिट्ठियाँ सरकार को हिंदी में लिखेंगी या अपनी अपनी भाषाओं में लिखेंगी, तो सरकार मजबूर हो जाएगी जवाब देने में। हम लोग लिखते ही नहीं हैं। सही कह हम अपने सारे निमंत्रण पत्र
अगर अपनी भाषाओं में छपवाएं तो अपनी भाषा चलेगी। हम लोगों के दिमाग में इतनी गुलामी है, हम समझते हैं अंग्रेज़ी में अगर हमारे नाम पट नहीं होंगे, निमंत्रण पत्र नहीं होंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, हमारी कोई कीमत ही नहीं होगी, हमको बेपढ़ा लिखा समझा जाएगा। ये भाव निकलना चाहिए। मैंने तो एक आंदोलन चला रखा है कि सारे देश में सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, और मैंने लाखों लोगों से संकल्प करवाया है, प्रतिज्ञा करवाई कि अपने दस्तखत अपनी भाषा में करेंगे जी। जहाँ भी भाषण देने जाता हूँ पहले पूछता हूँ, हाथ उठाओ, आप लोग कितने लोग हो जो अंग्रेजी में दस्तखत करते हो। अंग्रेजी में दस्तखत करना तो सबसे बड़ा आपत्तिजनक काम है। आप विदेशी भाषा में दस्तखत करते हैं, आपका दस्तखत आपसे ज़्यादा अहमियत रखता है, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जाएं बैंक में तो बैंक का बाबू आपको 10 रुपये नहीं देगा, लेकिन आप चेक पे चेक पर आप दस्तखत कर दें और एक चपरासी को भेज दें, आपका दस्तखत देख के 10 लाख रुपए दे देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए मेरा ये कहना है कि दस्तखत आपकी पहचान है। जैसे राष्ट्र ध्वज राष्ट्र की पहचान होता है, हम तिरंगा क्यों लगाते हैं? अंग्रेज का यूनियन जैक क्यों नहीं लगाते? राष्ट्रपति भवन पे लगा रहता था, उसको हटा दिया गया। सही बात। हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? विंस्टन चर्चिल को क्यों नहीं कहते? सही वो हमारे राष्ट्र का प्रतीक। हाँ, हमारे प्रतीक। आपका दस्तखत आपका प्रतीक है। आप अपना प्रतीक ही नकली दे रहे हैं, अपना प्रतीक ही विदेशी दे रहे हैं। तो इसलिए हमको सारा कामकाज स्वभाषाओं में करना चाहिए और अंग्रेजी की अनिवार्यता हटानी चाहिए। भारत सरकार की किसी भी नौकरी में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी अगर हो तो अंग्रेजी की अनिवार्यता होनी चाहिए। जी जी। वरना किसी नौकरी में अंग्रेजी की अनिवार्यता की जरूरत है। दुनिया के जितनी महाशक्तियाँ हैं, 5 महाशक्तियाँ हैं सुरक्षा परिषद में, मैं उन 5 देशों में कई बार गया हूँ, असंख्य, और वहाँ रहा हूँ। वो लोग सारा काम ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी भाषाओं में करते हैं। स्वभाषा में काम करने से राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। कोई दुनिया का ताकतवर देश और मालदार देश ऐसा नहीं है जो अपने सारे काम विदेशी भाषाओं में करता हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी गहराई में जाके मैं आपको बताऊं कि भाषा के परिवर्तन से आदमी की कई बार आध्यात्मिक दृष्टि बदल जाती है, आदमी के सोच बदल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए और विदेशी भाषाओं की जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप हिंदी का प्रचार करते हैं, भारतीय भाषाओं का प्रचार करते हैं, तो विदेशी भाषाओं के शब्दों के इस्तेमाल का भी विरोध क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि विदेशी भाषाओं के शब्दों को पचाना चाहिए। हमको फारसी, अरबी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी भाषाएं हों जो हम पचा सकते हैं उसको हम पचा लें, क्या बुराई है? अब प्लेटफॉर्म को गांव के लोग प्लेटफार्म बोलते हैं तो प्लेटफार्म बोल दीजिए, क्या बिगड़ता है? रिपोर्ट को गांव के लोग बोलते हैं रपट। मुख सुख, भाषा हुई जिसमें मुख सुख हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मुख सुख की वजह से उसको घिस दिया उन्होंने, रिपोर्ट उसको घिस दिया, मात्राएं हटा दी, रपट कर दिया। तो विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी भारतीयकरण करना, हिंदीकरण करना और उनको आत्मसात करना, हजम करना, उससे हमारी भाषाओं की शक्ति बढ़ती है। वो हमको करना चाहिए और इस मामले में उदारता रखना चाहिए, छुआछूत नहीं रखना चाहिए, एक संकीर्ण दृष्टि नहीं रखना चाहिए, व्यापक दृष्टि रखना चाहिए कि जितने शब्द जहाँ से आए मिलें जी, कई धाराएं मिलें। जैसे समुद्र होता है, गंगा भी मिल रही है और यमुना भी मिल रही है और ब्रह्मपुत्र भी मिल रही है और सिंधु भी मिल रही है, सबके लिए समुद्र खुला है। इसलिए मैं तो किसी विदेशी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, सिर्फ भारतीय भाषाओं के प्रचलन की बात करता हूँ। और महात्मा गांधी तो कहा करते थे कि मेरा देश आज़ाद हो जाए उसके 6 महीना बाद जो भी भारत की संसद में अंग्रेजी बोलेगा उसको मैं गिरफ्तार करा दूंगा। क्या बात है! तो ये बड़ी बात है। ये महात्मा गांधी ने 1916 में कही थी जब वो यहाँ आए थे। जी जी। और राम मनोहर लोहिया तो कहते थे कि जिस देश में अपनी भाषा नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं रह सकता, वहाँ समाजवाद नहीं आ सकता, वहाँ बराबरी नहीं आ सकती, वहाँ पर जादू टोना, धूर्तता और पाखंड चलता रहेगा। हमारे हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए जरूरी है कि हम स्वभाषाओं में काम करें।
तो सर आपके इसी नोट के साथ कि भारतीय भाषाओं के जरिए, हिंदी के जरिए भारत को ताकतवर बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।